हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू और कोचिंग अड्डा क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है, कल अपनों ने आपका बायो का सिलेबस देखा था पूरा कि आपके बॉटनी के कौन कौन से चैप्टर है एंड आपके जूलॉजी के कौन से चैप्टर है। आज अपने आपके बॉटनी का फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो, सबसे पहले तो आप अपनी बुक्स लेके बैठ जाओ और अपनी नोटबुक तैयार कर लो। पानी की बोतल साथ में लेके बैठ जानी है, बीच में आपने इधर उधर हिलना नहीं है। अच्छे से आपने पूरे इस एक टॉपिक को कंप्लीट करके ही अच्छे से मेरे साथ रिवाइज करना है और उसके साथ साथ में नोट्स भी आपने तैयार करने हैं, तभी आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो पाएगा। साथ में आप अपनी एनसीईआरटी बुक भी लेके रखें, जो आपको इंपॉर्टेंट लाइंस बताई जाए उसको आप साथ साथ में अंडरलाइन भी करिए, और जहां आपको स्टार पॉइंट करके क्वेश्चंस बताए जाए उसको आप ज़्यादा फोकस से पढ़ना। देखिए, चलिए अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर। अपनों ने क्या देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखना है। ये आपके जेट के अंदर भी आता है और आपके सीयूटी के अंदर भी ये टॉपिक आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, अब अपनों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना किसके अंदर है, फ्लावर्स के अंदर आपने क्या देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। सबसे पहली ही बात ये आ जाती है कि अगर अपने किसी भी एक पौधे को देखें तो पौधे के अंदर आपको पत्तियां देखने को मिलती है, तना आपको देखने को मिलता है, जड़ आपको देखने को मिलती है, आपको फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। उसमें से ही एक पार्ट है आपका फ्लावर। कौन सा पार्ट आपका, फूल है। उसी के अंदर क्या देखा जाता है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है कि पौधे के कौन से भाग के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो फ्लावर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, आपके फ्लावर के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आप सभी को पता है कि जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक मेल एंड दूसरा फीमेल। तो अब आपको पता होना चाहिए कि एक फ्लावर के अंदर भी मेल एंड फीमेल कौन कौन से पार्ट है और उनके नाम कौन कौन से हैं। आप सभी को इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म्स को ध्यान के अंदर रखते हुए अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि इंग्लिश की टर्म्स भी आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। हिंदी को तो आप पढ़ ही लेते हैं, बट इंग्लिश को भी आपको क्या करना है, पूरी प्रायोरिटी देनी है। देखिए, सबसे पहले जब आप किसी फूल को देखते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेज कौन सी आती है, एक कलिका की आती है। कौन सी स्टेज आती है, सबसे पहले एक कलिका की स्टेज आती है, जो आप छोटी छोटी ग्रीन पत्तियां एक फूल के अंदर आप देख भी लेंगे, इस प्रकार से आपको ग्रीन पत्तियां दिखाई देती हैं। अगर मैं इस एक पत्ती की बात करूं, मैं क्या करूं, इस एक ग्रीन लीफ की बात करूं, तो इसको सेपल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, सेपल। हिंदी में बोले तो बाह्य दल पुंज। क्या बोला जाता है इसको, बाह्य दल पुंज बोला जाता है। अगर इसके मैं ग्रुप की बात कर लूं, क्या बात कर लूं, मैं इसके ग्रुप की बात कर लूं, तो इसको क्या बोला जाता है, कैलिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसके ग्रुप को, कैलिक्स। अब आप समझ चुके हैं कि सबसे पहले कलिका होगी, कलिका को इस प्रकार से वो उसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसके ऊपर पूरी ग्रीन लीव्स होती है, उसको आप क्या बोलते हो, सेपल, और उसके ग्रुप को क्या बोलते हो आप, कैलिक्स। क्या बोला जाता है, ग्रीन लीव्स को सेपल और उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, कैलिक्स बोला जाता है। अब जैसे ही वो खिल जाती है तो अब आपको फ्लावर टू फ्लावर अलग अलग प्रकार की पंखुड़ियां दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है अपनों को, अलग अलग फ्लावर्स के अंदर अलग अलग कलर की पंखुड़ियां दिखाई देती है, जिनको क्या बोला जाता है, पेटल बोला जाता है। देखिए, ये क्या है, अलग अलग प्रकार की पंखुड़ियां, इनका नाम क्या होता है, पेटल। क्या नाम होता है इनका, पेटल। अब इनके भी ग्रुप को क्या बोला जाता है, करोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनके ग्रुप को, करोला। देखिए, कैसे आप याद रखेंगे, सेपल और पेटल के ग्रुप के अंदर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं और पेटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं। पेटल क्या होती है, कलरफुल। पेटल क्या होती है, कलरफुल। तो इसके ग्रुप को क्या बोल दोगे आप, करोला बोल दोगे। क्या बोल दोगे इसके ग्रुप को, करोला। क्या बोलेंगे अपने इसके ग्रुप को, करोला। और सेपल के ग्रुप को क्या बोलोगे आप, कैलिक्स। सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स बोला जाता है और पेटल्स के ग्रुप को करोला बोला जाता है। क्लियर कि फूल के सबसे पहले मुख्य दो भाग होते हैं, एक सहायक अंग होते हैं और दूसरे लैंगिक अंग होते हैं। कितने भाग होते हैं, एक पुष्प की अगर अपने बात करें, किसकी बात करें, अपने पुष्प की बात करें, तो पुष्प के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक तो होते हैं सहायक अंग। कौन सा होता है, एक सहायक अंग होता है, दूसरा लैंगिक अंग होते हैं। कौन से होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर अपने सहायक अंग की बात करें, किसकी बात करेंगे, अपने सहायक अंग की बात करेंगे, तो इसके अंदर दो चीजें आ जाती है। पहली तो सेपल आते हैं, दूसरे पेटल आते हैं। क्या आते हैं, सेपल एंड पेटल किसके अंदर आते हैं, आपके सहायक अंग के अंदर आते हैं। क्लियर, मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर भी दिखा दी कि सेपल कौन से होंगे और
पेटल कौन से होंगे? ये ग्रीन कलर की पत्तियां क्या है? सेपल है, और ये कलरफुल पत्तियां क्या है? आपकी पेटल है। वो फ्लावर टू फ्लावर वेरी करती है, अलग अलग कलर की हो सकती है। इसके बाद में अब अपने लैंगिक अंग की बात करते हैं। अब आपको लैंगिक अंग के अंदर पता है, आपको कभी भी लैंगिक जनन करवाना होता है तो आपको नर और मादा की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? नर और मादा की। अब अपने पुष्प के अंदर लैंगिक अंग देखने जा रहे हैं, तो यहाँ भी आपको क्या देखने हैं? नर और मादा देखना है। क्या देखना है? नर और मादा पार्ट कौन से होते हैं एक फ्लावर के अंदर। इसके नाम आपने याद करने, इसके पार्ट्स याद करने। आज अपने पूरे नर वाले पार्ट को क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ेंगे कि नर के भाग कौन से हैं और उनके अंदर कौन कौन सी क्रिया चलती है। फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मादा जनन अंग देखेंगे। आज का अपना टॉपिक कौन सा है? नर जनन अंग को आपको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है कि नर जनन अंग होंगे, उनसे कौन कौन सी उसके अंदर क्रियाएं चलती है। देखिए, सबसे पहले अपने चलते हैं, आपको फ्लोर के अंदर दिखाती हूँ मैं। जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये वाली आप चीजें देख रहे हैं। जैसे आप एक गुलाब के पौधे को भी देखेंगे ना, तो आप उसको खिलता हुआ देखेंगे तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। इस प्रकार की बहुत सारी संरचनाएं आपको एक गुलाब के पौधे के अंदर दिखाई देती है। इन्हीं संरचनाओं को क्या बोला जाता है? नर जनन अंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नर जनन अंग। क्या बोला जाता है इनको? नर जनन अंग बोला जाता है। देखिए, अब अपने इसका नाम याद करना है। इस बार जेट 2025 के अंदर भी क्वेश्चन आया है कि एक पुष्प के अंदर नर भाग कौन सा होता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था। क्या आया था? उसको क्या बोला जाता है? स्टेमन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नर भाग को स्टेमन बोला जाता है। आपने इंग्लिश हिंदी दोनों को प्रायोरिटी पे रखता हुआ याद करनी है कि नर भाग को क्या बोलेंगे आप? स्टेमन बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे आप? पुंकेसर। क्या बोलेंगे इसको? पुंकेसर आप बोलेंगे। नर भाग को क्या बोलते हैं? स्टेमन, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। अब अपने पूरा पुंकेसर के बारे में डिटेल में देखते हैं। ये एक मैं पुंकेसर की आपको संरचना दिखा देती हूँ। देखिए, जब मैं बात कर रही थी सेपल की, तो मैंने सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स बोला था। मैंने पेटल की बात की तो मैंने पेटल के ग्रुप को क्या बोला? करोला बोला। अब मैं स्टेमन की बात कर रही हूँ, तो स्टेमन के ग्रुप को भी क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। क्या बोला जाता है इसको? एंड्रोशियम बोला जाता है। क्लियर? देखिए, नर भाग की बात कर रहे हैं। नर भाग को क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर भाग को स्टेमन बोलते हैं। हिंदी में बोले तो पुंकेसर बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर। इसके ग्रुप को भी क्या बोलते हैं आप? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। क्या बोला जाता है इसके ग्रुप को? एंड्रोशियम बोला जाता है। क्लियर? कि नर भाग को स्टेमन बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, और उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। आप लाइन टू लाइन जैसे आपको नोट्स बनाए जा रहे हैं, आप कलरफुल अपने नोट्स बनाइए, और उसको जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे, देखो आपके नोट्स एकदम परफेक्ट और कलरफुल होने चाहिए, ताकि आपको पढ़ने में भी क्या आए, उसके अंदर इंटरेस्ट आए। तो आप अच्छे से अपने नोट्स तैयार करिए और टाइम टू टाइम इनको रिवाइज करते रहिए। नोट्स को विदाउट रिवीजन आप नोट्स बना के रख लोगे, उनको बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो वो किसी काम की नहीं बचेंगे। देखिए, अब अपने पूरे स्टेमन को डिटेल के अंदर देखते हैं। देखिए, इस प्रकार से एक स्टेमन की संरचना होती है। किस प्रकार से? इस प्रकार से क्या होती है? एक स्टेमन की संरचना होती है। उसके अंदर दो भाग मुख्य रूप से पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो भाग मुख्य रूप से पाए जाते हैं एक स्टेमन के। पहले जो ऊपर वाला जो भाग होता है, ये फूला हुआ भाग, ये इस प्रकार की संरचना क्या है? इस प्रकार की जो संरचना है उसको एंथर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एंथर बोला जाता है। कि स्टेमन के सबसे ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है? एंथर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एंथर। अगर हिंदी में बात करें तो इसको पराग कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पराग कोश बोलते हैं। फिर इसके बाद में ये लंबी डंडी टाइप की आती है, संरचना आती है, जिसको क्या बोला जाता है? फिलामेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? फिलामेंट। हिंदी में बोले तो पूतंतु। क्या बोला जाता है इसको? पूतंतु बोला जाता है। कि अब अपने क्या जान चुके हैं कि जब आप एक नर भाग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अपने नर भाग की बात करेंगे, तो उसको आप पुंकेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप उसको? पुंकेसर बोलेंगे। इंग्लिश में बोले तो स्टेमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? स्टेमन। और पुंकेसर के दो भाग होते हैं। स्टेमन और पुंकेसर के क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है परागकोश। क्या होता है पहला भाग? परागकोश। दूसरा भाग क्या होता है? पूतंतु। दूसरा भाग क्या होता है? पूतंतु। पहला भाग परागकोश, दूसरा भाग पूतंतु। परागकोश की संरचना इस प्रकार की और पूतंतु इस प्रकार की एक डंठल टाइप संरचना है। ये पूरे एक स्टेमन की संरचना है। क्लियर? कि नर भाग को पुंकेसर बोलते हैं, उसके आगे दो भाग है, परागकोश और पूतंतु। बोले तो एंथर
एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट क्लियर? कि एक नर भाग को पुंकेसर बोलेंगे, स्टेमन बोलेंगे, और उसके दो भाग होंगे, परागकोश और पूतंतु। ये परागकोश की संरचना और ये रही पूतंतु की संरचना। ये आप लिख लीजिए अपने नोटबुक के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब आप परागकोश समझ चुके हैं, पूतंतु आप समझ चुके हैं। अब अपने बात करते हैं कि जो परागकोश है, अब आप इसको पूरा डिटेल के अंदर पढ़िए कि क्या इसके अंदर चीजें हैं, क्यों ये इस प्रकार की संरचना बनाता है। देखिए, इस प्रकार की मैंने क्या बना के दिखाई है आपको, संरचना बना के दिखाई है परागकोश की। देखो, फिलामेंट के बारे में आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा जान लीजिए कि ये नीचे जिस भाग से जुड़ा हुआ होता है उसको पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पुष्पासन। पुष्पासन से क्या होता है? ये जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? पुष्पासन से ये जुड़ा हुआ होता है। इंग्लिश में बोले तो थैलेमस से ये जुड़ा हुआ होता है। अब अपने एंथर को पूरा डिटेल के अंदर देखते हैं। जैसे ही आप एंथर पर यहाँ कट लगाते हैं, क्या लगाते हैं? एंथर पे इस प्रकार से कट लगाते हैं, आपको इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है आपको? एंथर की इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। आपने इसके ऊपर वाले भाग को काट के देखा तो अब अपनों को क्या नजर आता है कि इसके अंदर इस प्रकार से दो चैम्बर बने हुए हैं। क्या बने हुए? इस प्रकार से दो चैम्बर बने हुए, दो पालियां इसके अंदर पाई जाती है। क्या इसके अंदर दो पालियां आपको दिखाई दे रही है? पहली पाली ये रही और दूसरी पाली ये रही, कि पहली ये रही पाली और दूसरी क्या रही? ये पाली रही। अब इसके अंदर भी आपको छोटे छोटे कक्ष दिखाई दे रहे हैं। ये रहे छोटे छोटे कक्ष आपको दिखाई देंगे। ये रहे छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, ये रहे। अब टोटल कक्ष कितने बोले तो कोष्ठ कितने? 4 है। एक के अंदर कितने हैं? 2 है। टोटल दोनों पालियों के अंदर कितने हैं? 4 है। देखिए जी, संरचना बना के दिखा देते हैं आपको अभी। ये एक परागकोश था, ये परागकोश था। इसको आपने इस प्रकार से ऊपर से मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कि इसके अंदर दो इस प्रकार से पालियां बनी हुई है। कितनी पालियां बनी हुई है? 2 पालियां बनी हुई है। और हर एक पाली के अंदर ना इस प्रकार से कोष्ठ बने हुए हैं। क्या बने हुए? इस प्रकार से कोष्ठ बने हुए हैं, जिसको थीका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको थीका बोला जाता है इंग्लिश में। देखिए, ये एक परागकोश की संरचना है। किसकी संरचना है? परागकोश की संरचना है। एक परागकोश के अंदर दो तो क्या होती हैं? पालियां होती है। कितनी पालियां होती है जी? 2 पालियां होती है। कितनी पालियां होती है? 2 पालियां होती हैं। और हर पाली के अंदर कोष्ठ गिन लो कितने हैं? एक के अंदर 2 है, एक के अंदर क्या है? 2 है। और दोनों के अंदर टोटल कितने हैं? 4 है। कितने कोष्ठ है? 4 कोष्ठ है जी। कितने कोष्ठ है? 4 कोष्ठ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बता दीजिए पाली के अंदर, एक परागकोश के अंदर पालियां कितनी होती है? तो कितनी बताओगे? 2 बताओगे। अब आपसे पूछ ले कि प्रत्येक पाली के अंदर कोष्ठ कितने हैं? तो प्रत्येक पाली के अंदर कितने हैं? 2 है। एक के अंदर अगर पूछ ले तो कितने हैं? 2 है। और टोटल पूछ ले तो कितने हैं? 4 कोष्ठ है। अब इन कोष्ठों का एक स्पेशल नाम भी होता है। जैसे आपका स्पेशल नाम है, वैसे क्या है, इन कोष्ठों का भी एक क्या है? स्पेशल नाम है। क्या नाम है उनका? लघु बीजाणु धानी। क्या नाम रखा है जी अपनों ने इसका? लघु बीजाणु धानी। क्या नाम रखा है? लघु बीजाणु धानी। क्या नाम रखा अपनों ने कोष्ठ का? लघु बीजाणु धानी रखा है। ये डायग्राम बना लीजिए आप कि सबसे पहले परागकोश होता है। परागकोश की 2 पालियां होती है और हर पाली के अंदर 2 कोष्ठ होते हैं। टोटल कोष्ठ कितने हैं? 4 है। कोष्ठ का एक स्पेशल नाम रख दिया, वो नाम आपने क्या रख दिया? लघु बीजाणु दानी रख दिया। क्या नाम रख दिया? लघु बीजाणु दानी रख दिया। सारा आपको यहाँ तक अच्छे से टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट आपको बचे तो आप मेरे को चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता देंगे, मैं आपको वापस डाउट क्लियर कर दूंगी। देखिए, समझ चुके हैं यहाँ तक। अब अपने क्या जानते हैं कि ये जो परागकोश आपने बनाया है, ये इसकी कवरिंग भी बता दो थोड़ी सी कि भाई ये इतनी ठोस संरचना, आप इतनी स्पेशल सी प्यारी सी संरचना बता रहे हो, तो बता दो ये बना किसका है, क्या क्या इसके ऊपर लेयर है। अब अपने क्या पढ़ेंगे? इसकी भित्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि टोटल इसके ऊपर भित्तियां कितनी मिलती है? 4 मिलती है। कितनी भित्तियां मिलती हैं? 4 मिलती है। देखिए, इस प्रकार से एक तो ये रहा इसकी पाली, और दूसरी पाली क्या रही? ये रही दूसरी पाली। एक पाली ये रही, एक पाली ये रही। और हर पाली के अंदर क्या है? इस प्रकार से कोष्ठ बने हुए हैं। ये एक कोष्ठ रहा, ये दूसरा रहा, ये तीसरा रहा, ये चौथा रहा। और इसका नाम आपने क्या रखा था? लघु बीजाणु
धानी रखा था। क्या नाम रखा था? लघु बीजाणु धानी रखा था। क्या नाम रखा था? लघु बीजाणु धानी हमने इसका नाम रखा था। अब अपने बात करते हैं इसकी भित्तियों की। किसकी बात करेंगे? इसकी भित्तियों की बात करेंगे कि कौन कौन सी इसके ऊपर कवरिंग है। सबसे पहले आपको गिननी है कि टोटल कवरिंग कितनी है। सबसे बाहर की कवरिंग 1 जी, फिर दूसरी कवरिंग 2 जी, फिर तीसरी कवरिंग 3 जी और चौथी लास्ट 4। टोटल कवरिंग कितनी? 4। क्या आया पहला ही? दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास कि जो आप लघु बीजाणु धानी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अपने लघु बीजाणु धानी बता रहे हैं, उसके ऊपर 4 कवरिंग है। कितनी कवरिंग है उसके ऊपर? 4। टोटल भित्तियां कितनी है उस पे? भित्तियां कितनी है उसमें? 4 भित्तियां हैं। अब चारों का नाम याद कर लो। क्या कर लो? चारों का नाम याद कर लो। चारों भित्तियां देख लेते हैं अपने। देखिए, अब आते हैं अपने चारों कवरिंग की अपने बात करते हैं कि कौन कौन सी इस पे 4 टाइप की कवरिंग आपको देखने को मिलती है। देखिए, प्राग जो कोश है आपको इस प्रकार की संरचना, जब ये परिपक्व हो जाएंगे इस प्रकार की आपको संरचना देखने को मिलती है। आप किसी रोज के अंदर भी देखेंगे तो इस प्रकार के, आप इसको टच करोगे तो आपके हाथ पे येलो येलो कलर की संरचना लग जाती है। छोटे छोटे पोलन्स लग जाते हैं आपके हाथ के ऊपर, जैसे आप गुलाब के फूल को देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने, अब इसकी भित्तियों की बात करते हैं कि टोटल भित्तियां कितनी है। यहाँ 4 है। अब चारों का नाम याद करवा दो। सबसे पहली होती है एपिडर्मिस। सबसे पहली कौन सी होती है? एपिडर्मिस। दूसरी कौन सी होती है? एंडोथीसियम। दूसरी कौन सी होती है? एंडोथीसियम। और तीसरी कौन सी होती है? मिडल लेयर। तीसरी कौन सी है? मिडल लेयर। और लास्ट कौन सी है? टेपिटम। कितनी भित्तियां बताई? 4 बताई। चारों का नाम याद करते हैं। पहली भित्ति का नाम क्या बताया? चलिए देखते हैं, चारों भित्तियों के बारे में पढ़ते हैं अब अच्छे से। क्या बात की है? सबसे पहले एक कवरिंग मिलेगी जी। सबसे पहले बाहर वाली कवरिंग मिलेगी, एक ही स्तर उसका मिलेगा, एक प्यारा सा उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। सबसे बाहर की कौन सी है? एपिडर्मिस है। कौन सी है? एपिडर्मिस है। सबसे बाहर की भित्ति का नाम क्या है? एपिडर्मिस। कौन सी है सबसे बाहर की? एपिडर्मिस। उसके बाद आती है दूसरी स्तर, ये आ गई जी दूसरी स्तर, जिसका नाम है एंडोथीसियम। क्या नाम है? एंडोथीसियम। देखिए जी, पहली भित्ति का नाम रखा एपिडर्मिस, दूसरी भित्ति का नाम रखा एंडोथीसियम। पहली भित्ति एपिडर्मिस, दूसरी भित्ति एंडोथीसियम। अब आती है तीसरी लेयर, और एकदम पतली पतली सी कोशिकाएं होगी। यहाँ पे भी क्या होगी? एकदम पतली पतली सी कोशिकाएं होंगी। इसकी भी लेयर एकदम पतली पतली होगी। और इसकी जो स्तर है ना, जैसे आपने एपिडर्मिस और एंडोथीसियम देखा, इनका सिर्फ एक ही स्तर होता है और इसकी कम से कम 2 से 3 स्तर हो सकते हैं। दूसरी आती है मध्य परत। कौन सी आती है? मध्य परत। इंग्लिश में बोले तो मिडल लेयर। कौन सी आती है? मिडल लेयर आती है। इसकी स्तर 3 से 4 तक आराम से इसकी परत हो सकती है। एंड लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट परत आती है आपकी, जिसके अंदर केंद्रक भी ज्यादा होगा। क्या होंगे? उसके अंदर केंद्रक की संख्या भी ज्यादा होगी और उसका जीव द्रव्य भी क्या होगा? सघन होगा। क्या होगा? उसका जीव द्रव्य भी क्या होगा? सघन होगा। देखिए, अब बात करते हैं अपने लास्ट परत की, जिसको क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेपिटम बोलते हैं। देखिए, 4 परत की अपनों ने बात कर ली। सबसे पहले अपने एपिडर्मिस देखी, दूसरी एंडोथीसियम देखी, तीसरी मिडल लेयर देखी और चौथी कौन सी देखी? टेपिटम देखी। 4 लेयर की अपनों ने बात की है। सबसे पहले एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी मिडल लेयर और चौथी मध्य परत। ये चारों परतों को आपको नाम, पहले तो सीक्वेंस वाइज आपको नाम पता होना चाहिए और साथ साथ में ये डायग्राम भी बना लोगे, जिससे आपको याद करने में हेल्प मिलेगी। एंड लास्ट में आपकी लघु बीजाणु दानियों के अंदर एक उत्तक मिलता है, जिसका नाम होता है लघु बीजाणु उत्तक। क्या नाम है इसका? लघु बीजाणु उत्तक। क्या नाम है इसका? लघु बीजाणु उत्तक। देखिए,
4 लेयर है और उसके अंदर सबसे अंदर क्या है, लघु बीजाणु ऊतक है। सबसे पहले एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीसियम है, फिर मध्य परत है, फिर टेपिटम है। क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम, और फिर उसके अंदर क्या है आपका लघु बीजाणु ऊतक है। अब इन चारों का आपको काम पता होना चाहिए। क्वेश्चन आते हैं चारों के काम पे कि चारों के काम बताइए। सबसे पहली जो 3 परतें होती है, कौन कौन सी? सबसे पहली परत एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत। ये जो तीनों की तीनों परतें हैं, इनका काम होता है सुरक्षा करना। क्या होता है इनका काम? सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करना? लघु बीजाणु ऊतक की सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करना? लघु बीजाणु ऊतक की सुरक्षा करना। और संफुटन में सहायता करना। किसमें सहायता करना? संफुटन में सहायता करना। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये परागकोश है। परागकोश की जब अपने बात करते हैं, मेनली ये परागकोश और नीचे पूतंतु है। अब परागकोश के अंदर लघु बीजाणु धानियां, कितनी धानियां है? एक के अंदर 2 है। एक के अंदर क्या है? 2 है। अब उनके अंदर कोई ऊतक भी है। अब वो कोई प्रोडक्ट भी बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा वो परागकण। प्रोडक्ट कौन सा बनाएगा? वो परागकण। अब ये बंद है, इस प्रकार से क्या है? बंद है। अब इसको फटना भी तो होगा, इसको फटने के लिए प्रोडक्ट बाहर भी तो निकालना होगा, तो उसी को क्या बोला जाता है? संफुटन बोला जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि परागकोश की संफुटन में कौन सी भित्तियां कार्य करती है? तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत। क्या क्वेश्चन मैंने बोला कि परागकोश का जो संफुटन है इसमें सहायता कौन करती है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मध्य परत। ये 3 लेयर्स जो है सुरक्षा करेगी और संफुटन के अंदर सहायता करेगी। अब आती है आपकी टेपिटम और सबसे इंपॉर्टेंट परत। अब अपनी किसकी बात करते हैं? टेपिटम की बात करते हैं। तो टेपिटम के अंदर क्या पूछा जाता है? सबसे पहले कि ये बहुकेंद्रकीय होती है। क्या होती है? ये बहु केंद्रकीय होती है। क्या होती है? ये बहुकेंद्रकीय होती है। इसमें एक से ज्यादा केंद्रक मिलते हैं। दूसरी बात करें तो इसका जो जीव द्रव्य है, क्या इसका जीव द्रव्य है? बोले तो इसका जो कोशिका द्रव्य है ये क्या होता है? सघन होता है। क्या होता है? सघन होता है। बोले तो गाढ़ा होता है। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट बात करते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट अपने टेपिटम की बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है। क्या बात करें कि इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो आप अपरिपक्व परागकण यहाँ जो होंगे उनको पोषण देना। क्या देना? उनको पोषण देना। कि जितने भी अपरिपक्व परागकण होंगे उनको पोषण कौन देगा? टेपिटम देगा। कौन देगा पोषण? टेपिटम देगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम, ये स्पोरोपोलेनिन बनाता है। क्या बनाता है? ये स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करती है। निर्माण करना। क्या करती है? ये स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करती है। तीसरा और इम्पोर्टेंट कार्य, ये पोलन किट बनाती है। क्या बनाती है? ये पोलन किट का भी क्या करती है? निर्माण करती है। पोलन किट भी आपको बना के देती है। सबसे ज्यादा टेपिटम पे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बहुकेंद्र की होती है। दूसरा क्वेश्चन ये जीव द्रव्य इसका सघन होता है। और टेपिटम का कार्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों ही कार्य इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार पॉइंट करके रखेंगे कि जो अपरिपक्व परागकण होंगे उनको तो ये पोषण देगी और स्पोरोपोलिनिन का ये निर्माण करेगी और पोलन किट का भी क्या करेगी? ये निर्माण करेगी। ये क्या होते हैं? इनके कार्य होते हैं। क्लियर? इसके कार्य आप अच्छे से पढ़ लेना और इसके डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए। ये डायग्राम है इसका और ये इसके काम है। ठीक है, देख लीजिए आप इसको अच्छे से अपनी नोटबुक्स के अंदर बना लो। चलिए नेक्स्ट, चलिए चलिए देखिए, अभी अपनों ने क्या पढ़ रहे हैं? नर भाग के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा कि ये स्टेमन होता है। स्टेमन के 2 भाग होते हैं जिसको एंथर बोला जाता है। ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है? एंथर बोला जाता है। इसकी जो संरचना है इस प्रकार की होती है। ठीक है, इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। इसके अंदर 2 पालियां होती है और 4 टोटल कोष्ठ होते हैं। अब कोष्ठ का नाम आपने रखा था लघु बीजाणुधानी। क्या नाम रखा था? लघु बीजाणुधानी आपने नाम रखा था। अब जो आप लघु बीजाणुधानी पढ़ रहे हो ना, इसी की मैंने आपको कवरिंग पढ़ाई है। अभी क्या पढ़ाई है? इसकी कवरिंग पढ़ाई है कि इसके अंदर कौन कौन सी कवरिंग होती है। इस प्रकार से इसका अपने टीएस इस प्रकार से कट करके सबसे बाहर वाली पढ़ी अपनों ने, कौन सी पढ़ी थी?
एपिडर्मिस पढ़ी थी सबसे बाहर, फिर आपने एंडोथीसियम पढ़ी थी, फिर आपने मिडल लेयर पढ़ी थी, फिर आपने लास्ट में आपने टेपिटम पढ़ी थी। ये 4 लेयर अपनों ने पढ़ी थी। और सबसे अंदर लघु बीजाणुधानी है, और लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या है, लघु बीजाणु उत्तक है। क्या है, लघु बीजाणु उत्तक इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर लघु बीजाणु उत्तक है। अब अपनों ने इस लघु बीजाणु उत्तक पर ही बात करनी है। क्या बात करनी है अपनों ने, लघु बीजाणु उत्तक पर ही बात करनी है कि लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु उत्तक है, उसके अंदर आप कुछ करवा दीजिए और कुछ अच्छा सा प्रोडक्ट हमें बना के दे दीजिए। क्या बात करनी है अपनों ने, आज लघु बीजाणु उत्तक के ऊपर बात करनी है। तो लघु बीजाणु उत्तक के लिए आपने बात करनी है कि जो लघु बीजाणु उत्तक होता है ना, ये लघु बीजाणु जनन करता है। क्या करता है, ये लघु बीजाणु जनन करता है। क्या करता है, ये लघु बीजाणु जनन करता है। अब अपने लघु बीजाणु जनन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, अपने लघु बीजाणु जनन की बात करते हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी इससे बहुत सारे आएंगे कि लघु बीजाणु जनन होता किसमें और कैसे होता है और कौन कौन से विभाजन आपको यहाँ करवाने होते हैं। देखिए, आपने प्राकोष पढ़ लिया, प्राकोष के अंदर आपने लघु बीजाणुधानी की भित्तियां पढ़ ली, फिर उसके बाद में आपने उसके अंदर उत्तक है वो जान लिया। अब आपने लघु बीजाणु जनन पढ़ना है। देखिए, लघु बीजाणु जनन होता क्या है कि जितना भी लघु बीजाणुधानियों के अंदर उत्तक है, मैंने क्या बोला, जितना भी उत्तक है ये सारा का सारा आगे जनन कर सकता है। क्या कर सकता है, आगे जनन के अंदर भाग ले सकता है। अब अपने लघु बीजाणुधानी की मैंने बात की, तो देखिए ये एक धानी की मैं बात करती हूँ, मैं इसकी एक कोशिका को आपको पहले बाहर निकाल के दिखाती हूँ। ये एक कोशिका है, इसके अंदर अपने विभाजन करके देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इसका एक स्पेशल नाम रखिए। अब कोई स्पेशल काम करने जा रही है तो कुछ स्पेशल नाम भी तो रखोगे। तो इसका स्पेशल नाम आता है परागमातर कोशिका। क्या नाम आता है इसका, परागमातर कोशिका। क्या नाम आया जी, परागमातर कोशिका आया। ठीक है, अब ये जो उत्तक है ना, ये सारा का सारा 2n है। क्या है, ये 2n है। तो ये भी क्या हुई, 2n सेल हुई। क्या हुई, 2n सेल हुई। अब इसके अंदर सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब बताइए अर्धसूत्री विभाजन किसको बोलते हैं, जब आप बात करें कि एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन जाए। क्या बन जाए, एक कोशिका से 4 कोशिका बन जाए तो उसको आप क्या बोलते हो, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हो। क्या बोलते हो, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हो। देखिए 2n आपके पास सेल है, एक कोशिका है। अब इससे एक से आपने क्या बनानी है, 4 बनानी है। कैसे बनानी है, अर्धसूत्री विभाजन से बनानी है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन के भी आगे 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके, 2 भाग होते हैं। पहले A नंबर वाला करवा दो, फिर B नंबर वाला करवा दो। मतलब कि पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट करवा दो, फिर आप अर्धसूत्री विभाजन सेकंड करवा दो। है कि एक इसके भाग 2 है। क्या है, अर्धसूत्री विभाजन एक ही है, बस उसके पार्ट 2 है। क्या, पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। जब आप पहला अर्धसूत्री विभाजन करवाते हैं, क्या कराते हैं आप, पहला अर्धसूत्री विभाजन करवाते हैं, तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। कितनी कोशिका बनती है, 1 से 2 कोशिका बनती है, जो n होती है। क्या होती है, जो n होती है। आपने पढ़ा पहले ये 2n है, फिर इससे क्या बनी, n कोशिका बनी। क्या बनी, n कोशिका की 2 सेल्स बनी। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने बोला कि परागमात्र कोशिका है जी, उसमें आप अर्धसूत्री विभाजन करवाइए जो 2n है। अब आपने फर्स्ट करवाया तो आपके पास 2 सेल बनी nn की। कितनी सेल बनी, nn की 2 सेल बनी। अब मैंने बोला था कि अर्धसूत्री विभाजन के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग। अब आप कौन सा करवाओगे, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन करवाओगे। कौन सा करवाओगे, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन करवाओगे। अब यहाँ 2 बनी थी, अब यहाँ क्या बन जाएगी, टोटल 4 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी कोशिका, 4। इसी को बोला जाता है लघु बीजाणु चतुष्टक। क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु चतुष्टक बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है जी, स्टार पॉइंट कर लेना इसको। क्वेश्चन आएगा कि एक परागमात्र कोशिका से कितने परागकण बनते हैं, तो 4 परागकण बनते हैं। कितने परागकण बनते हैं, 4। के बोला कि पहले आप परागमात्र कोशिका लीजिए, उसमें आप अर्धसूत्री विभाजन करवाइए। पहले 2 कोशिका nn की बनेगी, फिर 4 का एक ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, 4 का एक ग्रुप बनेगा। ये भी क्या है,
NN है। क्या है ये? NN है। इसको बोला जाता है लघु बीजाणु चतुष्टक। क्या बोला जाता है इसको? लघु बीजाणु चतुष्टक, जो आपस में ऐसे जुड़ा हुआ होता है। जैसे इसके अंदर और परिपक्वन होता है, क्या होते हैं ये? और परिपक्व होते हैं, तो अब ये चारों के चारों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये? अलग अलग हो जाते हैं, जिनका नाम आता है परागकण। क्या नाम आता है इसका? परागकण नाम आता है। क्या नाम आता है इसका? परागकण नाम आता है। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे पहले आपने लघु बीजाणु जनन के बारे में देखना है कि किसके अंदर होता है। लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है, और लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु उत्तक होता है। क्या होता है? लघु बीजाणु उत्तक। अब सारे के बारे में तो क्या ही पढ़े, तो पहले मैं एक कोशिका को अलग करके आपको बता दूं। अब एक कोशिका अलग कर रहे हो तो थोड़ा सा स्पेशल नाम भी उसको दे दो। तो क्या नाम दिया? पराग मात्र कोशिका नाम दिया। क्या स्पेशल नाम दिया? पराग मात्र कोशिका दिया। अब पराग मात्र कोशिका के अंदर आपने अर्धसूत्री विभाजन करवाया, तो टोटल 4 कोशिकाओं का एक गुच्छा बना, जिसका नाम आपने रखा लघु बीजाणु चतुष्टक। क्या नाम रखा आपने? लघु बीजाणु चतुष्टक रखा। अब आगे जब वो परिपक्व हो जाएंगे तो चारों अलग अलग परागकण आपको मिल जाएंगे। क्या बना क्वेश्चन कि एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। एक पराग मात्र कोशिका से क्या बनते हैं? 4 परागकण बनते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन आपने कितने करवाए? अब ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे, दीजिए फटाफट। अर्धसूत्री विभाजन आपने यहाँ कितने करवाए हैं? फटाफट चैट बॉक्स के अंदर लिखो, कितने अर्धसूत्री विभाजन आपने करवाए हैं? आपने करवाया है जी 1 अर्धसूत्री विभाजन। कितने करवाए हैं? 1 अर्धसूत्री विभाजन से आपने 4 परागकण बना दिए हैं। अब कितनी संख्या में भी क्या बन सकते हैं? परागकण बन सकते हैं। अब आपके पास परागकण की संरचना के ऊपर क्वेश्चन आता है कि परागकण की संरचना किस प्रकार की होती है। किस पे क्वेश्चन आता है? पराग कण की संरचना। किस पर बात करेंगे? अब अपने परागकण की संरचना पर बात करेंगे। बोले तो पोलन की स्ट्रक्चर पे अपने बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भर भर के आएंगे इससे, एकदम सिंपल सा है। एक डायग्राम करवाऊंगी तुमको याद, तुमको फटाफट डायग्राम बना लेना और उसको 2 बार रिवाइज कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन सही चले जाएंगे उसमें से। सिर्फ एक डायग्राम आपने देखना है। देखिए, साथ साथ में नोटबुक्स तैयार कर रहे हो ना अपने नोट्स, और समझ आ रहा है क्या टॉपिक सारा अच्छे से? कुछ भी समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट के अंदर बता देना, मैं आपको आंसर कर दूंगी। या आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, उस पर भी आप कॉल करके कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो हमसे। ठीक है, कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब परागकण की संरचना पर आ जाते हैं। अब देखो, परागकण की जो संरचना होती है ना, उस पर पहले तो आपने याद करना है उसकी 2 कवरिंग होती है। कितनी कवरिंग होती है? 2 कवरिंग होती है। पहले को तो बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? बाहर है तो क्या कर दो, इसको एग्जिट कर दो। बाहर है तो उसको क्या कर दो? एग्जिट कर दो। क्या नाम रख दोगे? एक्साइन नाम रख दोगे। क्या नाम रख दोगे? एक्साइन। एक्साइन पर भर भर के क्वेश्चन आएंगे। एक्साइन पे क्या आएंगे? भर भर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम घुमा घुमा के क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला एक्साइन की जब अपने बात करते हैं, क्या बात करते हैं अपने? एक्साइन की बात करते हैं, तो ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन। अब जरा सा याद करो, चलो चलो अपने कॉपी के पेज पलटो, फटाफट याद करो। मैंने आपको 4 लघु बीजाणु धानियां बताई। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि लघु बीजाणु धानी के अंदर 4 कवरिंग होती है। पहली का नाम एपिडर्मिस, दूसरी का नाम एंडोथीसियम, तीसरी का नाम मध्य परत, और चौथी का नाम इंपॉर्टेंट सा बताया था टेपिटम। क्या नाम बताया था? टेपिटम। अब टेपिटम के मैंने आपको स्टार पॉइंट करके क्वेश्चन बताए थे नहीं बताए थे? मैंने वहां बोला था कि टेपिटम आपके अपरिपक्व परागकणों को पोषण देती है। क्या करती है? अपरिपक्व परागकणों को पोषण देती है। और उसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट काम बताया था, वो स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करती है। यहां आ गया जी स्पोरोपोलिनिन। बताइए मैडम जी, आपने बताया था कि टेपिटम क्या करती है? स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करती है। हाँ जी, जान गए। अब स्पोरोपोलिनिन कहाँ है जी? बनाया है तो कुछ काम भी तो लो, ऐसे बना के थोड़ी ना रखेंगे। तो ठीक है जी, हमने काम में ले लिया, हमने एक्साइन बना दिए। किसकी? परागकण के एक्साइन किससे बना दिए? स्पोरोपोलिनिन से बना दिए। किससे बना दिए अपनों ने? स्पोरोपोलिनिन से। अब इसके लिए और इम्पोर्टेंट बात, अब इतना कुछ आप पढ़ ही रहे हो, 2 जगह बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बता दो। ठीक है जी, हम बता देते हैं। ये सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ है जी। ये क्या है? ये
सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है जी, जान लिया जी सब सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ। अब हम समझे नहीं मैडम, थोड़ा सा और समझा दो। ठीक है जी, समझा देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपने बोला स्पोरोपोलिनिन और आपने बोला उसके लिए कि ये सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अब कठोर है तो बौछार कर दो। किसकी बौछार करें जी? आप किसी एंजाइम की कर दो, चाहे आप किसी अम्ल की कर दो, चाहे किसी क्षार की कर दो। चाहे किसी अम्ल को डाल दो, चाहे किसी क्षार को डाल दो, चाहे किसी एंजाइम को डाल दो। बट स्पोरोपोलिनिन बोलेगा हमारा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी मर्जी की बौछार करो, चाहे एंजाइम की कर दो, चाहे अम्ल की कर दो, चाहे क्षार की कर दो, हम इत्तू से भी खराब नहीं होंगे। इसीलिए तो इसको बोला सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ। इसीलिए क्या बोला था इसको? सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि इस पे ना एंजाइम का फर्क पड़ता है, ना अम्ल का पड़ता है, ना क्षार का पड़ता है। इसलिए क्या है, ये एकदम कठोर है, एकदम सख्त है। फिर अपनों ने क्या बात की कि जो एग्जाइन है ये स्पोरोपोलिनिन का बना है। ओके जी, अब कठोर भी है जी, तो आप खत्म भी नहीं कर सकते, तो कुछ और खास बात भी होगी इसकी। हाँ जी, है जी। इसीलिए आपको परागकण जीवाश्म के रूप में देखने को मिलते हैं। किस रूप में देखने को मिलते हैं जी? जीवाश्म के रूप में देखने को मिलते हैं। PYQ है ये, ठीक है। एग्जाम पर भी PYQ है कि किसका बना होता है, जिस पे अम्ल क्षार का किसी का भी आप करें, इस्तेमाल करें, फिर कौन सा पदार्थ खत्म नहीं होता है? तो स्पोरोपोलिनिन खत्म होता है। एग्जाइन है, इतना कठोर है, तो वो जीवाश्म के रूप में आपको परागकण देखने को मिलते हैं। ओके जी। अब मैडम आपने इसमें डिजाइन क्यों बनाए हैं? क्यों बनाई आपने? कोई मेहंदी थोड़ा ना लगा रही? नहीं जी, मेहंदी नहीं लगा रही। थोड़े से डिजाइन इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ आपको मिलता है जनन छिद्र। क्या मिलता है आपको? यहाँ जनन छिद्र आपको मिलता है। अच्छा जी, क्यों जी? यही क्यों बनाने, कहीं और बना देते? तो रुको मैं भी बता देती हूँ। अब आपने बोला स्पोरोपोलिनिन है, इतना कठोर है, खत्म ही नहीं कर सकते, तो अब यहाँ आपको पोलन ट्यूब बनाने की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? पोलन ट्यूब बनाने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ क्या पाए जाते हैं? जनन छिद्र पाए जाते हैं, कि जहाँ आपको स्पोरोपोलिनिन, क्या मैंने बोला कि जहाँ आपको स्पोरोपोलिनिन नहीं मिलेगा, एग्जाइन में ऐसे स्थान जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं मिलता, उसको जनन छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जनन छिद्र। और जनन छिद्र से निकलती है पराग नलिका। क्या निकलती है? पराग नलिका निकलती है जी। इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट आएगा क्वेश्चन कि जनन छिद्र से क्या निकलती है? पराग नलिका निकलती है। जनन छिद्र से क्या निकलती है? पराग नलिका निकलती है। और ऐसा स्थान जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं है उसको जनन छिद्र बोलते हैं। क्लियर? समझ गए सारा? हाँ जी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने एक लेयर और बताई है। आपने बोला था दो भित्ति, आपने एग्जाइन के बारे में तो बता दिया। एग्जिट करना है, एग्जाइन है, स्पोरोपोलिनिन का बना है, सबसे कठोर है, जहाँ स्पोरोपोलिनिन नहीं है उसको जनन छिद्र बोलते हैं। अब मैं बात करती हूँ इंटाइन की। किसकी बात करती हूँ मैं? इंटाइन की बात करती हूँ जी। किसकी बात करूँगी मैं? इंटाइन की बात करूँगी। अब इंटाइन की जब अपने बात करते हैं ना, तो इंटाइन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये सतत होती है। क्या होती है? ये सतत होती है, एकदम सतत है। कोई मैंने इसके अंदर डिजाइन नहीं किया, एकदम सतत इसको बनाया है। फिर ये बात करते हैं, ये पतली होती है जी। ओके जी, एकदम पतली सी बनाई है। इंटाइन है तो पतली सी बनाओ। अब इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट, इंटाइन किसका बना है? सेलुलोज प्लस पैक्टिन का बना है जी। किसका बना है? सेलुलोज और पैक्टिन का बना है। अब आपसे एग्जाइन पे पूछेंगे एग्जाइन किसका बना है, तो वो स्पोरोपोलिनिन का बना है। इंटाइन किसका बना है? सेलुलोज प्लस पैक्टिन का बना है। किसका बना है? सेलुलोज प्लस पैक्टिन का बना है। ओके, समझ गए यहाँ तक। अब आपने बताया था कि यहाँ परागकण होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ परागकण होते हैं। और परागकण के अंदर तो आपने एक ही केंद्रक बताया था। हाँ जी, एक ही बताया था, मैं मानती हूँ इस बात को, एक ही बताया था। अब थोड़ा सा और मैं विस्तार में अगर आपको बताना चाहूँ ना, अब ये परागकण जैसे ही बन जाते हैं, उसके बाद में जब इनका संफुटन का टाइम होता है, मतलब संफुटन मीनिंग कि जब परागकोश संफुटित होता है, तब ये परागकण को बाहर रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाहर रिलीज कर देते हैं। अब बाहर रिलीज करना है तो इसके अंदर थोड़ा सा और स्पेशल करा दो। इतनी स्पेशल चीज करा रहे हो तो थोड़ा सा और स्पेशल करा दो। मैंने कहा ठीक है, ओके कर देते हैं। इसके अंदर हम समसूत्री विभाजन कर देते हैं। इसके केंद्रक में क्या कर देते हैं? समसूत्री विभाजन करते हैं। अब आपको पता है समसूत्री विभाजन में एक से क्या बनती है? दो केंद्रक बनते हैं। एक से क्या बनते हैं? दो केंद्रक बनते हैं। अब परागकण के अंदर कितने बन जाएंगे? दो केंद्रक बन जाएंगे। अब क्या बने? दो केंद्रक बने।
समझ गए थे, यहाँ स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। अब उन दो केंद्रक की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? दो केंद्रक की बात कर ले। अब मैं बोल देती हूँ, एक तो छुटकू है, एक बडकू है। एक क्या है? एक छुटकू है, एक बडकू है। अब बडकू का नाम बताइए। ये मैंने बोला ये बडकू है, ये मोटू सा है। क्या ये मोटू सा है, बडकू है। इसका नाम मैं रखती हूँ कायिक केंद्रक। क्या नाम रखा मैंने? इसका नाम रखा कायिक केंद्रक। क्या नाम रखा मैंने इसका? कायिक केंद्रक। और यहाँ पे क्या है? एक छुटकू सेल है। क्या है? एक छुटकू सेल है जिसका मैंने नाम रखा जनन केंद्रक। क्या नाम रखा मैंने? जनन केंद्रक। अब इनके ऊपर भित्तियां भी है जी। तो अब मैं क्या बोलती हूँ कि एक परागकण के अंदर, एक परागकण के अंदर एक तो कायिक केंद्रक होता है और दूसरा जनन केंद्रक होता है। क्या है? एक कायिक केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक। आप इसको कायिक कोशिका भी बोल सकते हो, इसको जनन कोशिका भी बोल सकते हो। बट क्या याद रखना है? कायिक कोशिका बड़ी होती है। क्या होती है? कायिक कोशिका बड़ी होती है। जनन कोशिका छोटी होती है। और क्या होती है? तर्कोरूपी होती है। क्या होती है? तर्कोरूपी होती है। तीसरा, ये ना कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में होती है। जीव द्रव्य में यहाँ ये तैरती हुई आपको मिलेगी। इसके पूरे जो कायिक कोशिका है ना, इसके पूरे जीव द्रव्य के अंदर आपको जनन कोशिका मिलेगी। ये क्या है? एन है। ये भी एन है, ये भी एन है। क्लियर? अब आप पूरे प्राकरण की संरचना समझ चुके होंगे। एक्साइन, एंटाइन, जनन छिद्र और दो छुटकू और बडकू सेल के लिए आपने पढ़ना है। ये अपनों ने पढ़ ली प्राकरण की पूरी डिटेल के अंदर संरचना। सारा कुछ आप प्राकरण के लिए जान गए। एक बडकू सेल बना दो, एक छुटकू सेल बना दो। बडकू सेल का नाम कायिक कोशिका, और छुटकू का नाम जनन कोशिका। क्या? जनन कोशिका। अब मैं बोलती हूं कि 60% के 60% आवर्तबीजी पादपों में जब ये इस प्रकार का परागकण होता है, परागकण इस प्रकार का होता है कि मतलब उसके अंदर सिर्फ दो कोशिका मिले, 2 सेल मिले, तब वो क्या हो जाते हैं? संपुटित हो जाते हैं परागकण और पराग कोश से बाहर आ जाते हैं। बट 40% आवर्तबीजी पादपों के अंदर क्या होता है? 3 सेल। अब मैडम ये 3 सेल कहाँ से आ गया? आप तो बड़ा बता रहे हो, आप बड़ा ही स्पेशल बना रहे हो परागकण को, थोड़ा सा और स्पेशल कर लेते हैं। ठीक है, कायिक कोशिका थी, जनन कोशिका थी। अब जनन कोशिका के अंदर भी कुछ कर लो। क्या कर लो जी? बता देते हैं अभी क्या कर लोगे। अब जो आप जनन कोशिका पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? जनन कोशिका पढ़ रहे हो, जो एन थी उसके अंदर आप एक बार और समसूत्री विभाजन करा लो। क्या करा लो? एक बार और समसूत्री विभाजन करा लो। तो एन के क्या? एन के 2 नर युग्मक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 2 नर युग्मक बन जाते हैं। कि 60% आवर्तबीजी पादपों के अंदर तो जब वो 2 कोशिकीय अवस्था के अंदर परागकण होते हैं तब वो रिलीज हो जाते हैं। बट कई 40% के अंदर क्या होता है? जब जनन कोशिका है आगे और विभाजित होकर नर युग्मक बना देती है तब वो रिलीज होते हैं। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। समझ गए सारा? नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं अपने। देखिए, अब नेक्स्ट अपने इसके बारे में बात करते हैं कि ठीक है आपने परागकण पढ़ा, इसकी सारी स्ट्रक्चर पढ़ी, अब कुछ लाभ हानियां भी बता दो। तो ठीक है जी, इसकी लाभ और हानियां भी बता देते हैं। देखो, सबसे पहले अपने इसकी हानियों की बात करें। ठीक है, तो हानियां इसकी ये है कि कई परागकण ऐसे होते हैं, मतलब कई प्रजातियों की, जैसे कि पार्थेनियम एक घास है, उसके अंदर क्या होता है? उसके जो परागकण होते हैं ना, ये एलर्जी पैदा कर देते हैं। क्या पैदा कर देते हैं? एलर्जी पैदा कर देते हैं। और कईयों से श्वसन संबंधित रोग भी हो सकते हैं, जैसे श्वसनी शोथ, अस्थमा वगैरह, ये रोग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी हानियां हैं। फिर इसके लाभ बताओ। ओके जी, लाभ भी बता देते हैं कि कई परागकण ऐसे भी है जिनके अंदर फुल एलर्जी होती है। क्या होती है? उसके अंदर फुल एनर्जी होती है। ये आपको एनर्जी देके जाएंगे। ओके जी, एनर्जी देके जा रहे हैं तो क्या बनाओगे? इसके टेबलेट बना लो, टेबलेट्स बना लो। क्या बनाओगे? टेबलेट्स बना लो। अब टेबलेट्स को क्या करते हैं? कई धावक व कई खिलाड़ी
खिलाड़ी क्या करते हैं, टेबलेट्स को इनटेक करते हैं और उनसे उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये लाभ हानियाँ हैं, इन पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पार्थेनियम घास जो है उससे एलर्जी और श्वसनी से संबंधित रोग होते हैं और आप पराकण की टेबलेट्स भी बना सकते हैं जिसके अंदर एनर्जी हो। वो कोई धावक और खिलाड़ी क्या करते हैं, उसको इनटेक करते हैं जिससे उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब आती है इनकी जीवन चक्र, मतलब बोले तो इनकी लाइफ की बात करें। किसकी लाइफ की बात कर रहे हो, परागकण की। भाई परागकण की लाइफ बता दो, तो ओके जी बता देते हैं, परागकण की आपको लाइफ भी बता देते हैं। कितना बता रहे हो, ठीक है, ये ऐसे हैं, इनके अंदर एक्साइन है, इंटाइन है, उनकी लाइफ भी बताओ। कई परागकण तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर 30 मिनट के अंदर परागकण की जो लाइफ साइकिल है ये खत्म हो जाती है, जैसे कि धान और आप गेहूं ले सकते हैं। ठीक है, धान और गेहूं आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, कई ऐसे हैं जो महीनों तक एक्टिव रहते हैं। इसकी ट्रिक याद करवाऊं तो मैं, राम लक्ष्मण सीता। ठीक है, राम बोले तो रोजेसी कुल के अंदर महीनों तक परागकण एक्टिव रहते हैं। एल बोले तो लेग्यूमिनोसी, कौन आगे, लेग्यूमिनोसी आगे। एंड एस बोले तो सोलेनेसी। देखिए क्या बोला कि परागकणों की जो लाइफ की बात करें, कईयों की 30 मिनट होती है धान और गेहूं की, और महीनों में किसकी होती है, राम लक्ष्मण सीता बोले तो रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल महीनों तक होती है। क्लियर, याद हो जाएगा, एकदम इजी ट्रिक से भी करवाया आपको याद, और इस पे क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, अब अपने क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन बताइए क्या है। जैसे आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है आप सभी ने कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी कई लोग करवाते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप स्पर्म भी ले सकते हैं किसी से डोनेट, आप एग भी ले सकते हैं, ये होता है। इसी प्रकार से क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर क्या होता है कि जो परागकण है ना, परागकण, इनको आप स्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इनको स्टोर कर सकते हो पराग बैंक में, पराग भंडार केंद्र के अंदर। कहाँ स्टोर कर सकते हो, परागकणों को आप स्टोर कर सकते हो पराग बैंक में या पराग भंडार केंद्रों में। कैसे कर सकते हो, आपको -196 डिग्री सेल्सियस तो आपको तापमान रखना होता है। क्या रखना होता है आपने, तापमान क्या रखना होता है, -190 डिग्री सेल्सियस तापमान रखना होता है। और आपको N2 मतलब नाइट्रोजन द्रव रूप के अंदर चाहिए, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, परागकणों को स्टोर कर सकते हो। क्लियर, कि क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर क्या होता है, परागकणों को स्टोर किया जाता है पराग बैंक या पराग भंडारों के अंदर। जब आपको जरूरत हो आप उसका यूज करिए। बस आपको परागकण स्टोर करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, आपको -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन चाहिए। ये होता है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। क्लियर, यहाँ तक अपने सारे टॉपिक आज के क्लियर हो चुके हैं। अपनों ने सारा पढ़ लिया है, लघु बीजाणु जनन पढ़ लिया है, परागकण की अपनों ने संरचना भी पढ़ ली है, और आपने स्टैमन के बारे में भी जान लिया है, स्टैमन के कितने भाग हैं, कैसे ये वर्क करता है, सारा अपनों ने आज देख लिया है। देखिए आज अपना एक टॉपिक हो चुका है, नर जनन भाग, उसके अपनों ने कितने भाग है वो देखे, कैसे उसके अंदर परागकण बनते हैं वो अपनों ने देखा। आज का पूरा टॉपिक होपफुली आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आपने साथ साथ में अपने नोट्स जरूर तैयार किए होंगे, क्योंकि विदाउट नोट्स क्या होता है, आप देख के चले जाएं तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप इसके साथ साथ में नोट्स भी बनाइए, जिससे आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आप इसको अगर रिवाइज भी करेंगे तो भी आपको हेल्प मिलेगी। और इसकी PDF आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी और टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएगी। और अदर आपको कोई भी इशू हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर के अंदर कॉल करिए, आपके सारे इशू हम सॉल्व कर देंगे। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। और कल अपने मादा जनन भाग को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए और इसके क्वेश्चन जरूर सोल्व करिए, और आपको क्वेश्चन भी हमारे टेलीग्राम और ऐप के अंदर मिल जाएंगे। और अभी हम क्वेश्चन सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर आपको क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करिए। ओके।